हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। हम लोग सीएमए इंटरमीडिएट के कॉस्ट अकाउंटिंग के आज लेक्चर्स की शुरुआत कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लास नंबर 1। चिंता मत कीजिए, छोटा सा लेक्चर होगा, मजा आएगा। थोड़ी ही देर में बहुत सारी चीजें आप सीख भी जाएंगे। एट द सेम टाइम ऐसा फील भी नहीं होगा, फटीग फील नहीं होगा कि यार आज बहुत ज्यादा पढ़ा दिए। मुझे पता है फर्स्ट क्लास ना आमतौर पे स्टूडेंट्स यही एक्सपेक्ट करते हैं आज मस्ती हो जाए तो मजा आ जाए। होगा, मस्ती भी होगा, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे टू अंडरस्टैंड व्हाट द सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट। एंड बिफोर वी डू सो एक बार एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन मैं अपना दे देता हूँ। माय नेम इज गौरव काबरा एंड सीए हूँ, सीएफए हूँ एंड फाइनेंस कोर डोमेन है ऑब्वियसली। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इज एम्बेडेड इन दैट, सो नेचुरली आई टीच कॉस्ट, एफएम, एमए एट इंटरमीडिएट लेवल। फाइनल लेवल में मैं एसएफएम पढ़ाता हूँ। सो दिस इज ऑल आई टीच फॉर सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स एंड फाइनल स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया एक बेसिक प्रोफाइलिंग एंड यू पॉसिबली नो अबाउट दैट सिंस यू हैव ऑलरेडी एनरोल्ड फॉर द कोर्स और थिंकिंग टू एनरोल इनटू द कोर्स। और आज हम लोग जिस चीज के लिए मिल रहे हैं और जिस चीज के लिए ये सेशन कर रहे हैं वो होने वाला है कॉस्ट अकाउंटिंग के इर्द गिर्द की दुनिया को समझना। हम आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ना बहुत ही बेसिक बेसिक बात करेंगे। कितनी बेसिक सर? कितनी बेसिक? एकदम बेसिक, एकदम बेसिक। आप बोलेंगे कुछ पढ़ाई नहीं हुई आज। जाहिर सी बात है आज के सेशन के लिए हो सकता है कि आपको एक नोटबुक की दरकार पड़े, हो सकता है कि आपको थोड़ा कैलकुलेटर वैलकुलेटर का दरकार पड़े, बहुत बहुत बेसिक चीजों के लिए। बट आई विल ट्राई कि आपसे ज्यादा मेहनत मैं आज ना कराऊं। एंड बिफोर वी स्टार्ट हम सबसे पहले एक अपने एग्जाम्पल की दुनिया में पहला एग्जाम्पल शुरू करते हैं एंड दैट एग्जाम्पल इज दिस बेसिक कैलकुलेटर। अब ये कैलकुलेटर, इस तरह का कैलकुलेटर हर किसी के पास में है। आप बहुत इजीली रेजोनेट करने वाले हो विद द एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग टू टेक एंड ये हमारा पूरा एक फाउंडेशन सेट करेगा कि यार हम यहां करने क्या वाले हैं। बेसिक आइडिया देता हूं आपको मैं। ये कैलकुलेटर एक गुड है। क्या है? गुड। मैं जो आपको दे रहा हूं वो एक सर्विस है। भले ही गुड हो या फिर सर्विस हो, कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत दोनों केस में है। सर इसका मतलब क्या बोल रहे हो आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये कैलकुलेटर जब भी बना है, किसी भी फैक्ट्री में बना है, तो उस फैक्ट्री में कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स का यूज हुआ है? द आंसर इज यस। अच्छा सर, आपने जो हमारी फीस सेट की है वो फीस सेट करते वक्त क्या आपने कॉस्ट अकाउंटिंग का ध्यान रखा है? द आंसर इज यस। मतलब गुड हो या सर्विस हो, दोनों ही केस में हम कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स का एकदम ध्यान देते हैं। और किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस डिटरमाइन करना हो या सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना हो, दोनों ही केस में हम लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जरूरत एकदम पड़ती है। सर गजब इंट्रोडक्शन है ये तो। मतलब आप ये कह रहे हो कि दुनिया में कुछ भी बना, गुड बना, सर्विस बना, जो भी बना, उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग यूज होगा। हम एक बार के लिए आपकी बात मान लेते हैं, बट सर कॉस्ट अकाउंटिंग का हमने इससे पहले नाम क्यों नहीं सुना? मतलब हाँ, हम समझते हैं, हम थोड़ा फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं। कुछ बच्चे डायरेक्ट रूट के होंगे तो वो बोलेंगे हम बीकॉम में पढ़ करके आए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। ये बात सही है, ऐसे हम लोग सब्जेक्ट के बारे में शायद थोड़ा बहुत जानते हैं, बट हम कभी ऐसे चीख चिल्ला सुनने नहीं किसी से कि कॉस्ट अकाउंटिंग हो रही है साहब। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए ऐसी चीख चिल्लाहट जो है वो सुनते हैं हम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का खास बात क्या पता है? उसमें सच में हमको पता चलता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरी दुनिया कर रही है। आपको भी पता, हमको भी पता है। हाँ सर, पापा भी लेकर के बैठते हैं, पापा भी सर टैली में एंट्री कर रहे होते हैं। सर पापा खाता लेके बैठते हैं, किसी किसी के घर में होगा, बनिए हो ना अगर, तो घर में एक लंबा खाता होगा लाल कलर का, तो उस तरह के खाते भरे जा रहे हैं, ठीक है, और टैली में एंट्री हो रही है। एट द एंड आईटीआर भर रहे हैं, बैलेंस शीट, पीएल, ये सारी दुनिया से हम वाकिफ हैं। हमको पता है कि ये हो तो रहा है, घर घर में हो रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे भी हो रहा है, कंपनी लेवल पे भी हो रहा है और सब लेवल पे हो रहा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम सबको पता है हो रहा है। पर सर ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग की आपने शुरुआत बोली ना कि हर चीज में शामिल है, ये हम बाय नहीं कर पा रहे सर। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कॉस्ट अकाउंटिंग बोलने से ही नहीं होता कि हर जगह एप्लीकेबल है। हम तो देखते नहीं है रोजमर्रा में। हमने नहीं देखा कि पान वाला जब पान बांध रहा और बोल रहा है 15 रुपए का पान है, तो हमने नहीं देखा उसने हिसाब किया। बात तो सही है सर। हमने नहीं देखा कि आपने हमको कोई कॉस्ट स्टेटमेंट दिया है कि देखो मेरा सर्विस इतने 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 रुपए का है, आपने वो हमको तो नहीं दिया, आपने तो सिर्फ फीस कोट करी हमको। बात ये भी सही है। तो सर कैसे कह सकते हैं आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग हर जगह एप्लीकेबल है? मैं जवाब देता हूं। पहले तो आपका सवाल का जवाब आपको ही देता हूं भाई। कुछ कुछ जगह ना नजर आ जाता है, ओहो कॉस्ट अकाउंटिंग यूज हो रहा है। जैसे सर, जैसे कहा, घर पे कभी भी फर्नीचर का काम करवाया है, जिसको हम लोग बोलते हैं खाती मिस्त्री, है ना? कभी भी कारपेंटर को बुलाया है?
हाँ सर बुलाया, क्यों नहीं बनाया, हमने वो टेबल बनवाया था, हमने वो वार्डरोब बनवाया था, ड्रेसिंग टेबल बनवाया था, एकदम बुलाया हमने। हाँ बुलाया ना। तो उस समय ना पापा लोग जब उसको पूरा स्कोप ऑफ वर्क बता देते हैं ना, तुमको ये बनाना है, तुमको ये बनाना है, तुमको ये भी ठीक करना है, तुमको वो भी बनाना है, तो उसके बाद ना उसका एक क्लासिक स्टाइल होता है, मेरे ख्याल से आप सब रेजोनेट करेंगे। एक वो पेंसिल लेता है, ठीक है, दिस इज ऑल्दो अ पेन, लेकिन एक पेंसिल लेता है, कान के ऊपर से ऐसे निकालता है और कहीं से एक पेपर ढूंढ करके निकालता है और उसमें फिर नोट करने लग जाता है। कुछ नोट करता है वो अपने हिसाब से, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको कि वो क्या लिख रहा है, पर वो कुछ लिखता है। गणित जो करता है वो कैलकुलेशन करता है, उसके लिए कैलकुलेटर नहीं लगता है, वो लोग की गिनती अपने आप हो जाती है और फिर वो लास्ट में आपको बोल देता है साहब इतना रुपया लगेगा। ये आपके साथ हुआ है मुझे पता है, आपके घर में ये सेम 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 सिनेरियो एकदम चला होगा कि हाँ सर वो एकदम ऐसे ही पेंसिल निकाला था कान के ऊपर से, ऐसे ही कोई पीस ऑफ पेपर अपने जेब में से निकाल करके उस पर लिखा, पापा को एक अमाउंट बताया, फिर सर नेगोशिएशन शुरू हुई, वो एक अलग बात है। आपको नहीं लगता ये कॉस्ट अकाउंटिंग आपके आंखों के सामने हो गई और आपको पता नहीं चला? हाँ सर हुई तो है, कॉस्ट अकाउंटिंग एक तरह से हुई है, हमारे सामने हिसाब लगाया है उसने, हिसाब लगा करके उसने अपना कॉस्ट डिटरमाइन किया होगा और उस कॉस्ट के बेसिस पे उसने अपना सेलिंग प्राइस भी बताया होगा। सो क्या कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो हुई? द आंसर इज यस, बट बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में हुई है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं है, पर यूज तो हो रहा है साहब। तो सर आप भी करते हैं ऐसा है? हाँ हम भी करते हैं, बट सच बताऊं तो हम भी अनऑर्गेनाइज्ड करते हैं। इट इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड वे, एक हिसाब है मोटा मोटी, वो हिसाब से हम फीस तय कर लेते हैं, बट क्या हम भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे हैं? द आंसर इज नो। पर ये कैलकुलेटर बनाने वाली जो कंपनी है, ये कंपनी कौन सी है? ऑरपैट। ये कैलकुलेटर बनाने वाली कंपनी ऑर्गेनाइज्ड वे में कॉस्ट अकाउंटिंग पूरी फॉलो करती है। तो आप कहेंगे हमने तो नहीं सुना, हमने तो नहीं सुना कि इस कंपनी ने कोई कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स पब्लिश किए हो। तो वही तो हमको समझना है भाई, अप्लाई पूरी दुनिया कर रही है, अप्लाई छोटा मोटा हर लेवल पे हो रहा है, कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे हैं, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे हैं, बट आप तक क्यों नहीं पहुंच रहा पता है? क्योंकि यहीं पे कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बहुत डिफरेंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग में बनने वाली रिपोर्ट्स इंटरनल यूज के लिए यूज होती है। इसका मतलब आपने एक स्टेटमेंट बनाया, मान लो कॉस्ट शीट बनाया, तो वो एक स्टेटमेंट है जो आपको बताता है कौन सा खर्चा लगा, क्या प्राइस है, सब बताता है वो आपको, एक स्टेटमेंट है। पर वो स्टेटमेंट कभी पब्लिश नहीं होगा, पब्लिक को नहीं बताया जाएगा। अच्छा, मतलब मैं भी अगर अपनी सर्विस का प्राइस तय करूंगा तो थोड़ी ना आपको दूंगा। अरे यार आप लोग स्टेक होल्डर्स हो, आपको काय को देने का है? मैंने खुद से वर्कआउट कर लिया, मेरे हिसाब से जो फीस है मैंने तय करके वेबसाइट पे डाल दिया, आपने कोर्स एनरोल कर लिया, मेरे को क्यों बताना है कि मैंने कौन कौन से खर्चे आपसे चार्ज किए हैं? इज इट ए मैंडेट? नहीं। लॉ बोलता है कि ऐसा करने को? नहीं, लॉ बोलता ही नहीं है, तो मुझे पब्लिकली इसको देने का भी दरकार नहीं है। बट सर ये तो बड़ी कंपनी है, और पैट इतनी बड़ी कंपनी है, कितने करोड़ों का टर्नओवर होगा, ये जब कैलकुलेटर बनाता है इसको तो किसी को तो देना चाहिए। द आंसर इज यस, ये स्टेटमेंट बनाएगा, पर वो स्टेटमेंट पब्लिक को देना जरूरी ही नहीं है, वो स्टेटमेंट सिर्फ रेगुलेटर्स को देना जरूरी है। मतलब आप अपने लिए बना लो, उसको देख करके आप एनालिसिस कर लो कि कौन सा खर्चा ज्यादा हो गया, कौन सा खर्चे को कम कर सकते हैं, किसको कंट्रोल करना पड़ेगा, किसको रिड्यूस करना पड़ेगा, आप सोच लो। इसके अलावा वो रिपोर्ट को आप रेगुलेटर को सौंप दो कि भाई साहब हमने कॉस्ट अकाउंटिंग करी थी। पर क्या ये इंफॉर्मेशन पब्लिक तक आनी जरूरी है? द आंसर इज नो, क्योंकि ये एक बिजनेस सीक्रेट है, ये एक ट्रेड सीक्रेट है। भाई मेरे यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट क्या दाम पे बन रहा है, मैं अपने कॉम्पिटिटर को या पब्लिक को या कस्टमर को क्यों बताऊं? ऐसा बताने लगे ना तो यार कई मिठाई की दुकानें बंद हो जाएंगी। क्यों सर? मिठाई बनती है 5 रुपए में, आपको बेची जाती है 20 रुपए में, होता है ऐसा? सर मिठाई बहुत सस्ती बन रही है और बहुत महंगी बिक रही है। इनफैक्ट मिठाई छोड़ो, ये घड़ियां सबसे पहले बंद हो जाएगी, घड़ियां खरीदना लोग बंद कर देंगे। सर घड़ियां क्या है सर, मतलब बनती कितने में होंगी? चंद पैसों में। लेकिन सर जब तक आती है कोई 30,000 मांग रहा है, कोई 50,000 मांग रहा है, कुछ कुछ घड़ियां 8-9 लाख रुपए में मिल रही हैं। उसके ऊपर की रेंज मेरी है नहीं भाई, तो मेरे को नहीं मालूम उससे और महंगी क्या घड़ी आती है। पर सुना है कि भैया अनंत अंबानी ने 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की घड़ियां बांटी थी लोगों को। सो समझ में ही नहीं आता ना वहां पे तो कि यार क्या कॉस्ट है इनका, सेलिंग प्राइस क्यों इतना ऊपर है, नहीं समझ में आता। और कल को वो गलती से अपनी वो रिपोर्ट आपके सामने सौंप दे तो भैया हंगामा हो जाएगा, लोग बोलेंगे यार तुम्हारा तो इतना खर्चा ही नहीं है, तुम क्या चीज का प्राइस चार्ज कर रहे हो।
एंड आई एम श्योर इस तरह की आपने सोशल मीडिया में ना रिपोर्ट्स भी देखी थी। अब बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लुई विटॉन वगैरह टाइप के, ये बड़ी बड़ी बैग्स बेचते हैं, इनकी बैग्स 3 4 5 लाख रुपए की आती है, चाइना में मैन्युफैक्चर होती है, और फाइनल इसके ऊपर जो टचअप का काम है वो होता है यूरोप में। तो ये लोग मेड इन यूरोप ही बेचते हैं, मेड इन इटली बेचते हैं। लेकिन चाइना में जो इनके मेन मैन्युफैक्चरर्स है, उन्होंने ये बाद में सोशल मीडिया में आके हंगामा कर दिया कि भैया हम तो इतने रुपए में सप्लाई करते हैं इनको, या इतने डॉलर्स में सप्लाई करते हैं, और फिर ये लगाते हैं उसके ऊपर सुपर प्रीमियम और आपको मल्टी डॉलर्स में इसको बेचते हैं। इस तरह की बातें बाहर आना शोभा नहीं देता। किसी भी ब्रांड के लिए उसकी पूरी दुर्गति हो जाएगी, यानी कि एकदम बर्बाद हो जाएगा अगर उसके कॉस्ट रिकॉर्ड्स बाहर आ गए तो। पर क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स होते हैं? द आंसर इज यस। क्या कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हो रही है? द आंसर इज यस। सर ये सब इंटरनल है, एकदम इंटरनल है। ज्यादा से ज्यादा आपको किसको बोलना है? रेगुलेटर को बोलना है। तो बात आती है कि ठीक है सर, समझ गए हम लोग कि ये भी एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस है। जिस तरह फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उस तरह शायद कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते होंगे। फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्या होता है? पीएल बैलेंस शीट बना करके हम एनएससी, बीएससी, आरओसी सबको बताते हैं कि भैया हमारा ये इनकम हुआ और हमारा ये बैलेंस शीट है, सबको बताते हैं। सो इट इज पब्लिकली अवेलेबल। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट पीएल आपको ऑब्टेन करनी है, इट इज वेरी इजी, आप निकाल सकते हो उसको। आरओसी से निकल जाएगा अगर लिस्टेड नहीं है तो, और लिस्टेड है तो एनएससी, बीएससी से निकल जाएगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग is something that is publicly available, but cost accounting is not publicly available. ये हमारा पहला टेक अवे है, ठीक है। दूसरा, इस मुद्दे पे भी बात कर लेते हैं कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे लिए हमारे कोर्स में कितना इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा घुमा के बात बोलूंगा नहीं, मैं इतना ही बोलूंगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने फाउंडेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग जितना भी पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा। इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है। इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का बड़ा भाई है एक तरह से। ये कॉस्ट अकाउंटिंग के आगे का नेक्स्ट स्टेप होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो दैट इज अ पेपर, वो पेपर नंबर 12 है, ये पेपर नंबर 8 है। फिर फाइनल में भी आपके पास एससीएम का पेपर है। मतलब देख लो यार, आप वेटेज देख लो, एक ऐसा पेपर जो इंटर में भी पढ़ाया जा रहा है, फाइनल में भी पढ़ाया जा रहा है और फाउंडेशन में भी पढ़ाया जा रहा है, कितना परवेसिव है। नाउ वी गेट एन आइडिया। अब सर ये बताओ, एज सीएमएज हम सुनते हैं कि कॉस्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है सर, बता दो। यार बहुत सिंपल है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स जितने भी हैं, ये सबसे ज्यादा प्रेफर्ड प्रोफेशनल्स हैं जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात आती है। अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप लिमिटेड नहीं है। इंडिया में मेक इन इंडिया बोल लो या फिर पीएलआई स्कीम्स बोल लो, इन सभी के हिसाब से इंडिया की गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। और जब जब मैन्युफैक्चरिंग होगा, तब तब आप नोटिस करेंगे कि सीएमएस को हमेशा काम पे रखा जाएगा। यू विल गेट प्लेस्ड समवेयर और द अदर। आप बोलेंगे सर हमने नहीं देखा, हमको नहीं मालूम, आप एग्जाम्पल्स लो। तो आप एग्जाम्पल्स देख कर लेना। जितने बड़े बड़े पीएसयू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, पीएसयू का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी गवर्नमेंट ओन्ड जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, ओएनजीसी, बीपीसीएल, ये सब टाइप की कंपनी आप ले लो, ऑयल में, इन सब में आप एक चीज नोटिस करेंगे दैट इन द टॉप मोस्ट पोजिशंस आल्सो यू विल फाइंड सीएमए पर्सनल्स वर्किंग देयर। हाँ ये बात सही है कि सीए भी बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेड है, सो आपकी हमेशा लड़ाई सीए के साथ तो होगी, बट सीएमएस को खास करके ये पब्लिक सेक्टर जितने अंडरटेकिंग्स हैं, ये उठा उठा करके क्यों लेके जाते हैं, और आप लोग को भी उठा के लेके जाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि यू आर इंटरेस्टेड फॉर करेक्ट सेट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। आप सही तरीके से कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, और जैसे जैसे तरक्की होगी कॉस्ट अकाउंटिंग के बियॉन्ड आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने लगेंगे। उसमें क्या होता है? उसमें आप कॉस्ट अकाउंट्स में जो भी रिपोर्ट्स बनी है, उन रिपोर्ट्स को देख करके मैनेजमेंट को असिस्ट करोगे कि साहब ये डिसीजन लीजिए, ये मत लीजिए, ऐसा कीजिए इसमें फायदा है, ऐसा कीजिए इसमें फायदा नहीं है, या ऐसा मत कीजिए इसमें फायदा नहीं है। सो एज यू विल ग्रो इन योर जॉब्स, आप पाएंगे कि शुरुआती दिनों में ऑब्वियसली फ्रेशर के तौर पे आप कॉस्ट अकाउंटेंट की तरह सर्व करोगे या कॉस्ट कंट्रोलर की तरह सर्व करोगे। जैसे जैसे औहदा बढ़ेगा आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनोगे,
और मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बाद नेक्स्ट कहां पहुंचोगे? मैनेजमेंट पे, यानी कंपनी के जो हम लोग सी पोजीशंस बोलते हैं, सीईओ बोलते हैं, सीएफओ बोलते हैं, सीआईओ बोलते हैं, आप उस पोजीशंस पे इवेंचुअली पहुंच जाओगे। समय लगेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं 5 साल में हो जाएगा ये सब। टू रीच अप टू दैट लेवल 15 से 20 साल लग जाते हैं, बट वो पूरी की पूरी लाइन आपके लिए सेट है। तो सर क्या हर कंपनी में मिलेगा हमको मौका? द आंसर इज नो। सर बैंकिंग में मिलेगा? नहीं, बैंकिंग में इतना इजीली नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बैंकिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो आप यही समझो, मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में है, कुछ सर्विस कंपनीज में है, और वो भी थोड़ी बड़ी स्केल की कंपनियों में है। जैसे कि एज पर कंपनीज एक्ट किसी भी कंपनी का टर्नओवर मिनिमम 35 करोड़ होना चाहिए। ये नंबर बदल सकता है आगे जाकर के, सो कभी भी बदले तो नया नंबर सोच लेना। 35 करोड़ के टर्नओवर के बाद ही कॉस्ट अकाउंटिंग के नियम आपके ऊपर लागू होते हैं, एंड 50 करोड़ के ऊपर कॉस्ट ऑडिट लागू होती है। अब कॉस्ट ऑडिट करते हैं प्रैक्टिसिंग सीएमएस, यानी आप एज सीएमए जॉब नहीं करके खुद प्रैक्टिस भी बैठा सकते हो। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉस्ट ऑडिट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हमारी पूरी प्रोफेशन को ताकत ही यहीं से मिल रही है। जॉब किस बेसिस पे मिल रहे हैं? सर कॉस्ट अकाउंटिंग वाली फील्ड में मिल रहे हैं। सर प्रैक्टिस करेंगे तो काम कहां से मिलेगा? कॉस्ट ऑडिट से मिलेगा। तो जो हमारा हार्ट एंड सोल ऑफ द प्रोफेशन है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो मैंने 2 डिस्कशंस कवर किए। नंबर 1 डिस्कशन क्या कवर किया? नंबर 1 ये डिस्कशन कवर किया कि भाई साहब कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या, क्यों हमको आम जिंदगी में कॉस्ट अकाउंटिंग क्लियरली नजर नहीं आता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बच्चा बच्चा जानता है, पीएल बैलेंस शीट क्लास 9-10 का बच्चा बोलता है हमको मालूम है क्या है। बट व्हेन इट कम्स टू कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कोई कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्यों नहीं समझ पाता कि क्या है ये? क्योंकि इनकी बातें पब्लिकली होती नहीं है। बट अगर आप कोई धंधा करने लगोगे ना, तब आपको समझ में आएगा यार इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पीएल बैलेंस शीट बाद में बनेगा भाऊ, पहले आप अपना कॉस्ट और सेलिंग प्राइस तो डिटरमाइन करो, यही आपका पूरा बिजनेस ड्राइव करेगा। सो इट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल कि आप इन सारी चीजों को समझते हुए ही आगे बढ़े। एंड बाद में ऑब्वियसली फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी इंपॉर्टेंट है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग इज क्रिटिकल फॉर एनी बिजनेस व्हाटएवर। और दूसरा मैंने ये बताया कि भैया इसका जो एप्लीकेशन है वो कैसा होता है, एंड हाउ सीएमएज मेक द फॉर्च्यून आउट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग अलोन। आपको कॉस्ट अकाउंटिंग से ही कैसे आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है, ये आपको एक अंदाजा लग गया। अब इसी पे करियर की बात हो रही है तो मैं बस हल्का सा ऐड कर देता हूं, बिकॉज आई कम फ्रॉम फाइनेंस डोमेन। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि कई आप में से ही ऐसे होंगे जो बोलेंगे हमको कॉस्ट अकाउंटिंग ठीक ठाक लगता है, बट वी वांट टू एक्सप्लोर फाइनेंशियल्स या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन दैट केस जनरली जो करते हैं सीएमएस, वो या तो सीएफए कर लेंगे, या एफआरएम कर लेंगे, या एमबीए कर लेंगे, एंड दे बेसिकली पिवट फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग टू प्रॉपर बैंकिंग, जिसे हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कहते हैं। तो कई लोग इस तरह से भी अपना रास्ता चेंज कर सकते हैं। सो आपके पास ऐसा नहीं है कि आज के डेट पे रास्ता बंद हो गया कि भैया आपने सीएमए कर लिया अब तो आपका सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में ही प्रोफेशन बनेगा, एकदम नहीं। आप चाहें तो इसको पिवट कर सकते हैं, आप चाहें तो यहां से भी टैक्स एक्सपर्ट बन सकते हैं, यहां से भी कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं, यहां से भी आप फाइनेंस प्रोफेशनल भी बन सकते हैं। क्योंकि अभी इवन एट इंटर एंड फाइनल लेवल यू विल बी टॉट अबाउट ऑल द डोमेन्स। बाद में आपको कहा जाना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, बट इसमें सबसे तगड़ा कंटेंडर आपके लिए जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये बात सच है। ठीक है सर, काफी ज्ञानबाजी हो गई, अब आप मुद्दे पे आओगे। सर एकदम मुद्दे पे। कॉस्ट अकाउंटिंग हमको समझ में आ गया कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें कॉस्ट के जितने खर्चे वर्चे लग रहे हैं उनका प्रॉपर अकाउंटिंग करना पड़ेगा। अकाउंटिंग करने के प्रोसेस को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। सही बात है। ये करके हम लोग को क्या मिलेगा? अपने को कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, और ये काम जो होगा बंद दीवार में होगा या फिर 4 दीवारी के अंदर होगा, दरवाजा बंद करके ये काम होगा। इंटरनली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इंटरनली इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ थोड़ा बहुत रेगुलेटरी एंगल है, यानी करना जरूरी है कुछ कुछ लोगों के लिए, तो वो भी एक बार डिस्कशन जरूर हो गया। फर्दर जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए अपने पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, यहां पे भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जो आपको बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को कैसे ट्रीट करना है इन द बुक्स। सो गाइडेंस हर चीज की है। ठीक है सर, शुरुआत कीजिए अब टॉपिक का। तो लो भाई एकदम टॉपिक की शुरुआत करें अपने। जितनी अपने अभी तक बात की उसको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं थी, सो आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट ऑल दोस इंपॉर्टेंट एरियाज।
इसमें से कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा, बट जो अब आएगा वो है इंपॉर्टेंट मैटर्स कि यार बेसिक्स में हमने वो पढ़ना क्या है। तो हम बेसिक्स की शुरुआत करेंगे विथ वेरी सटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट वो स्टेटमेंट है जो इतना साधारण तौर पे अपने को ये समझा देगा कि किसी भी प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट प्राइस आ रहा है, क्या सेलिंग प्राइस आ रहा है, अच्छे से समझा देगा। तो हम एक बार इसके ऊपर बात करेंगे। मैं पूरा फॉर्मेट नहीं कराऊंगा अभी, क्योंकि ज्यादा फॉर्मेट अभी घुसा करके मतलब नहीं है, बट आई विल टीच यू अबाउट सर्टेन बेसिक्स जो आपका बुद्धि खोलेगा कि अच्छा ऐसे अकाउंटिंग होता है क्या। चलो शुरुआत करते हैं। कॉपियां खोल लीजिए आप लोग, सब लोग नोटबुक में। लेट्स स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट नंबर 1 विच इज कॉस्ट शीट। ठीक है, इसके अलावा ऑब्वियसली देखो हमने ना कुछ डेफिनेशंस कवर कर लिए हैं बातों बातों में। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है हमने बात कर लिया। कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग होता है वो प्रोसेस जिससे आप किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करते हो, वो होता है कॉस्टिंग। ठीक है, तो हमने डेफिनेशंस ऐसे कवर कर लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, लिखने की अभी जरूरत नहीं थी तो मैंने नहीं लिखाया। हम सीधे प्रैक्टिकल फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करें विच इज कॉस्ट शीट। तो कॉपी में देखने से नजर आएगा अरे सीधा कॉस्ट शीट से शुरू हुआ, बट आपको पता है सर अच्छा समय आपने लिया इन बिल्डिंग द एंटायर आई वुड से फाउंडेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, चलो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम है कॉस्ट शीट। चलो द फर्स्ट टॉपिक इज कॉस्ट शीट। सर क्या होता है, कैसे होता है, बता दो। लिख लो, एक फर्स्ट लाइन इसमें लिख लो। कॉस्ट शीट is a detailed statement cost sheet is a detailed statement that lists all costs associated with all costs associated with respect to sale of goods or rendering of services. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख रहे हैं कॉस्ट शीट classifies total cost. Cost sheet classifies total cost in two dimensions. Cost sheet classifies total cost in two dimensions. By nature or element. इसमें दो तरह के खर्चे बंटते हैं, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। और दूसरा सेटअप हो गया बाय फंक्शंस, जिसमें खर्चे दो तीन तरह के हो सकते हैं, जैसे कि कनेक्टेड विथ मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो मैंने अभी क्या लिखा है, बहुत भारी बात हो जाती है ना यार, एक बार ढंग से वापस समझ लेना चाहिए। कॉस्ट शीट क्या है सर? कॉस्ट शीट एक डिटेल्ड स्टेटमेंट है जो कि लिस्ट डाउन करता है
सारे खर्चे जो कि किसी भी गुड या फिर सर्विस के सेल से कनेक्टेड है। यानी आपने कोई भी प्रोडक्ट बेचा, मान लो ये कैलकुलेटर बेचा, तो बेचने से पहले आप जानना चाहेंगे कि ये कैलकुलेटर बना कितने में, तो उसकी पूरी जान पहचान करना, जांच पड़ताल करना, ये कॉस्ट शीट आपको करके दे देता है। अब कॉस्ट शीट क्या करता है? कॉस्ट शीट इस कैलकुलेटर पे लगे हुए खर्चों को ना कि सिर्फ टोटल करके बता देता है, ओह दिस कैलकुलेटर इज मैन्युफैक्चर्ड इन 120 रुपीज, ना 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 ना, सिर्फ टोटल नहीं लगाता है, वो आपको इतना सुंदर तरीके से हर एक चीज का ब्रेकअप देता है कि आप भी बोलेंगे कि सर क्या इंसाइट है सर, मजा आ गया सर, कितना खुल करके हर चीज समझा रहा है। वो आपको बताता है कि देख भाई, इस प्रोडक्ट को बनाने में क्या डायरेक्ट खर्चा हुआ और क्या इनडायरेक्ट खर्चा हुआ, बताता है। ठीक है, इसके अलावा वो आपको यह भी बताता है कि कौन से फंक्शन में क्या क्या खर्चा हुआ। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस कैलकुलेटर को बनाया गया, मैं मानता हूं इस कैलकुलेटर को बनाया गया, बट इस कैलकुलेटर के साथ में कोई ऑफिस भी चल रही थी, उस हेड ऑफिस का खर्चा भी जुड़ा होगा। इसको बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़ा होगा, मार्केटिंग करना पड़ा होगा, वो भी इसमें जुड़ा होगा। उसका भी ब्रेकअप सोचो, कॉस्ट शीट आपको दे रहा है। सर सच बात बोल रहे हैं आप, हमने तो इस तरह से सोचा ही नहीं कभी। हमने कॉस्ट शीट हमेशा बनाया एक इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि हाँ सवाल कंप्लीट करना, सवाल कंप्लीट करना है। जब भी फाउंडेशन में सॉल्व किया यही सोचा, सवाल कंप्लीट करना है। अब हम सोच पा रहे हैं कि हाँ सच में खर्चा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, ये भी तो कॉस्ट शीट बताता है। और खर्चा कौन से फंक्शन से रिलेटेड है, ये भी कॉस्ट शीट बता देता है। सर अब एग्जांपल्स के साथ बात कीजिए, तो लो जी एग्जांपल पटक रहा हूं, ध्यान से हजम कर लीजिएगा, ठीक है। एक मिठाई की दुकान में रसगुल्ला बन रहा है। क्या बन रहा है? रसगुल्ला। भाई देखो अपनी क्लास में ना खाने पीने की बहुत बातें होंगी, ठीक है। मैं भूखा क्लास ले रहा हूं तो आपको भी परेशान तो करूंगा मैं, पॉसिबली आप भी भूखे ही पढ़ाई कर रहे होंगे, तो खाने की बात करके ना हम लोग या तो खाने को याद करेंगे या तो पेट भर लेंगे बातों से, ठीक है। तो एक मिठाई की दुकान है, उसमें बन रहा है रसगुल्ला। मैं अगर बोलूं कि उस रसगुल्ले के खर्चे में, उस रसगुल्ले के खर्चे में केरोसिन का कॉस्ट जुड़ा हुआ है, आप बोलेंगे है क्या रसगुल्ले में केरोसिन? समझ में नहीं आया सर, रसगुल्ले में केरोसिन, अच्छा केरोसिन नहीं समझ में आया। व्हाट इफ मैं बोलूं उसके अंदर एक टॉयलेट क्लीनर का खर्चा जुड़ा हुआ है, आप बोलेंगे भगवान हम तो आज से रसगुल्ला खाएंगे ही नहीं। क्या बोल रहे हैं? रसगुल्ले में टॉयलेट क्लीनर, आई कांट एसोसिएट सर। सही बात है, यू कैन नॉट एसोसिएट, देयर आर सर्टेन कॉस्ट विच यू कैन नॉट एसोसिएट विद द प्रोडक्ट। उन खर्चों को हम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। जिसको देख के पहचान गए वो पता अपने को वो डायरेक्ट है, पर जो समझ नहीं पा रहे कि इसमें लगा नहीं लगा, मालूम नहीं चल रहा सर, लगा ही होगा पर दिख नहीं रहा सर, समझ में नहीं आ रहा है, वो होता है इनडायरेक्ट। सर और एग्जांपल ले लो सर, ले लेते हैं साहब। और एग्जांपल में मैं ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मतलब एकदम बेसिक एग्जांपल लेते हैं, अपनी सर्विस का बात ले लेते हैं ना। अपनी सर्विस आप रिलेट करोगे, मैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, इस सर्विस के अंदर हमने एयर कंडीशनिंग का खर्चा जोड़ा हुआ है। तो आप बोलेंगे हम तो गर्मी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, हमारे यहां तो सर एसी नहीं है, व्हाई आर यू चार्जिंग एयर कंडीशनिंग कॉस्ट फ्रॉम अस? तो भाई इसका जवाब ये है कि ये एयर कंडीशनिंग आपके लिए नहीं है। सर आप एसी में बैठे हैं ना? हाँ जी साहब, मैं एसी में बैठा हूं, जाहिर सी बात है हमारे स्टूडियो को एयर कंडीशन करने का कुछ खर्चा आ रहा है। अब हम ये अपने घर से लाएंगे क्या? मैं अपने घर से लाऊं क्या इसको? मैं कहां से लाऊंगा भाई? मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको पढ़ाऊं, अपनी सर्विसेज दूं। तो मेरे हर खर्चे को मैं वसूलूं किस पे भाई? मैं वसूलूंगा अपने, एक तरह से कस्टमर्स बोलूंगा, खराब मत मानना, पर एक तरह से कस्टमर्स पे ही तो चार्ज करूंगा। आई अंडरस्टैंड यू आर माई स्टूडेंट्स, बट फिर भी एक बार कस्टमर बोल देता हूं यार, समझ में आएगा। आप भी थोड़ा सा बनिया वाला लेवल पे कनेक्ट करो मेरे से कि हाँ सर एकदम सही बात है, हम आपके कस्टमर और आप हमारे मैन्युफैक्चरर या फिर जो भी बोल दो, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, तो भाई मैं तो आपसे ही वसूलूंगा। आप जब एक रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाकर के आप सपोज करो एकदम सिंपल एक डिश ऑर्डर किए हो, डोसा। आपने डोसा ऑर्डर किया,
वो बोलता है 300 रुपीज का डोसा। अब चमक गए, 3 रुपए 300 रुपया लग क्या रहा भाई इसमें? तेरा डोसा बैटर है, उसको गोल में घुमा दूंगा यार, तवे पे से मैं उतार दूंगा डोसा। तेरा आलू का मसाला चटनी वटनी फिर से खाने की बात हो रही है, माफ करना, ठीक है, बट फिर से समझा रहा हूँ यार सेटअप। वो डोसे का खर्चा ही क्या आ रहा है? वाई आर दे चार्जिंग 300 रुपीज फ्रॉम यू? तो आपको कनेक्शन शुरू होगा, अरे भाई ये सब चीज का पैसा ले रहा है। ये जिस टेबल पे बैठे इस पे जो हाथ मारा, जो आकर के एक स्वीपर आकर के इसको साफ किया, हमको हम उसको बोल रहे हैं थैंक यू दादा। वो थैंक यू तो बोल रहे हो तुम, बट एट द सेम टाइम यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग टू इट। आपने जो डोसा खाया ना उसमें जुड़ा हो। अच्छा सर, जो हम लोग अंदर घुसे तो सर एक वॉचमैन बोला था सलाम साहब, या पेइंग सैलरी फॉर हिम ऑल्सो। अरे ये जो एसी का आप बोल रहे हो ना सर, एसी थोड़ा कम कर दो सर, बहुत ठंड लग रहा है ना, वहां के स्टाफ को बोल रहे हो एसी एकदम सर मुंह पे आ रहा है, थोड़ा कम कर दो। मैं बोल रहा हूं क्या कम कर दो, उसके लिए भी यू आर पेइंग। अच्छा सर, सर वो ग्लास लाके दे दिया, हाँ वो ग्लास साफ सफाई दिख रहा है ना एकदम मस्त साफ सफाई है, प्लेट साफ है, ग्लास साफ है, उसका भी खर्चा दे रहे हो तो। पर ये सर एक भी चीज हम एसोसिएट नहीं कर पाए थे, बिकॉज ऑल दीज कॉस्ट आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है, बट यू आर पेइंग फॉर एवरी डैम थिंग। तो सर और एग्जांपल दो, अब आप अपना वाला एग्जांपल दो, हम उससे ज्यादा रिलेट करते जाएंगे। तो भाई मैं बता देता हूं मैं क्या क्या चीज का चार्ज ले रहा हूं, ठीक है। मैं चार्ज ले रहा हूं हर चीज का। भाई ये छोटा सा कैलकुलेटर है, कितने 350-400 रुपए का पड़ा था मेरे को, इसका भी डेप्रिसिएशन वसूल रहा हूं मैं आप लोगों से। सर ये तो ज्यादती है सर, ये क्या तरीका है? हाँ ये है, आईपैड है, या जो भी सेटअप है, लाइट्स है, एयर कंडीशनर है, जिस जिस का मैंने खर्चा किया है वो सब चीज को डेप्रिसिएशन के तौर पे आपसे वसूल रहा हूं। यू आर पेइंग फॉर दिस एयर कंडीशनर। सुन के खराब लग रहा मुझे पता है, बट दिस इज हाउ कॉस्ट अकाउंटिंग इज बीइंग प्रैक्टिस्ड। आप एक बढ़िया बुटीक में जाते हैं, अभी तो आपको वो फील नहीं होगा ना, शादी वादी कर लो फिर बात करते हैं, ठीक है। जब आपकी शादी हो जाएगी ना, तो वो एकदम सही बात है कि शादी में आपकी स्पाउस को या आपको, आप अगर खुद भी इंटरेस्टेड हैं तो आपको दिख रही है अपने लिए हाँ ड्रेसेस, अरे बहुत सारी ड्रेसेस हैं, और आपके जो मेल काउंटर पार्ट है उनको दिख रही है वो कुर्सी, उस पे जाके बैठ जाएंगे वो चुपचाप। और वहां पे वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं अरे भाई इतना बड़ा सेटअप है इनका, इतना लाइट जला रखे हैं भाई, इतना सारा लाइट जला रखे हैं, इतना जोर से जगमग कर रखे हैं। तो वो बैठा बैठा इंसान क्या करेगा, वो कैलकुलेट ही करेगा, अरे इतना स्टाफ है, इतना, अरे बाबा ये है वो है, साफ सफाई है, चमचमा रहा है, सब चीज का खर्चा आपके उस लहंगे पे चार्ज होने वाला है, ठीक है। तो आप ये समझते हुए चलिए, दुनिया में कोई भी ऐसा गुड या कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है जिसमें ये मिसलेनियस खर्चे ऐड अप नहीं होते। इन सारी चीजों को ऐड अप किया जाता है, इन खर्चों को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, हर चीज में शामिल है। इसके अलावा और भी चीजें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो मैं ना यूट्यूब ऐड चला रहा हूं, मेरा कोर्स आप तक पहुंचे, एक अवेयरनेस कैंपेन के तौर पे मैं यूट्यूब ऐड चला रहा हूं, तो वो यूट्यूब ऐड का जो खर्चा है वो भी आपसे ही वसूलेंगे। सर ये तो जुल्म होते जा रहा है सर, आप अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हमसे ही चार्ज करते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉस एकदम सिंपल हिसाब किताब है, मैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे भी जो खर्चा करूंगा वो भी मैं इधर से चार्ज करूंगा। तो सर मोटा मोटी सब कुछ चार्ज करोगे, यही बात? नहीं, ये भी बात नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज एवरी सिंगल थिंग। कुछ चीजों में हम भी शर्म करेंगे भाई, जैसे कि बैड डेट्स। कैसे सर? सिंपल है, मान लो राम श्याम, नहीं राम श्याम तो भगवान के नाम है, इनके नाम नहीं लेंगे, ए और बी, ठीक है। मान लो देयर इज ए एंड देयर इज बी, दोनों ने साथ में एडमिशन लिया था, दोनों साथ ही आए, दोनों दोस्त हैं। तो ए ने बोला सर मैं फीस पूरी दे रहा हूं, बी ने बोला सर मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं है, मैं आधे दूंगा और आधे आपको थोड़े दिन में दे दूंगा। मैंने कहा अरे ले जाओ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोर्स ले जाओ, दोनों ले जाओ। आफ्टर फ्यू डेज बी बाकी फीस देने आया ही नहीं। अब हमने तो सेल रिकॉर्ड कर दी थी, तो सेल रिकॉर्ड करने के बाद अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, फोन वोन कर रहे हैं उठा नहीं रहा है, भाई बैड डेट हो गया। बैड डेट हो गया तो हम उसको एंट्री करेंगे बैड डेट। अब कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रिंसिपल ये कहता है कि तुम अपने सारे खर्चे एड अप अगर कर लो तो फिर मुझे ए को कॉल करके बोलना चाहिए अरे वो तुम्हारा दोस्त नहीं आया तो एक काम करो तुम आओ, 2,000 रुपए बाकी है तुम आके दो। ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता।
मतलब ये सोचो, ऐसा होगा क्या कभी कि आप दुकान पे मैगी लेने गए हो, मैगी का पैकेट 15 रुपए का है, पर दुकानदार बोल रहा है 20 रुपए लगेगा साहब। काहे को? क्योंकि अभी पैकेट जब खोले ना तो 3-4 पैकेट फटे हुए निकल गए, तो हम उसका पैसा आपसे लेंगे। अरे भाई, वो एबनॉर्मल लॉस है, उसका पैसा तो मेरे से चार्ज नहीं कर सकते। सिमिलरली बैड डेट एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि कॉस्टिंग की दुनिया के परे है, वो फाइनेंस का ट्रांजैक्शन है, उसका पैसा आप चार्ज नहीं कर सकते। और एग्जांपल्स दे सकता हूं। मान लो मैं यहां पे ना सेंटर रन कर रहा हूं या अपना स्टूडियो रन कर रहा हूं, तो रेंट लग रहा है, ठीक बात है, तो मैं वो वसूलूंगा आपसे। बट अगर मैं यहां एकदम चमचमाता हर चीज हिसाब किताब कर दूं, आईपैड मैक के नीचे बात नहीं करूं, पैसे मेरे पास नहीं है लेकिन मैंने मैक आईपैड सब लगा लिया है और उसके लिए लोन्स ले लिए हैं, अब वो लोन का इंटरेस्ट भी मैं आपसे वसूलने जाऊं तो वो सही नहीं है। वो इस वजह से भी सही नहीं है कि वो जो इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूं वो मुझे अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से पे करना चाहिए। अगर मैं उसके भी पैसे आपसे चार्ज करने लग जाऊंगा तो मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट मेरे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के कॉस्ट से अननेसेसरीली ज्यादा हो जाएगा। सो देखा जाए तो बहुत सारी इसमें डिस्कशन है, बहुत कुछ हो सकता है डिस्कशन के तौर पे, हम उतनी डिस्कशन में घूमेंगे नहीं। विल जस्ट फोकस ऑन सर्टेन बेसिक्स हियर कि कॉस्ट शीट आपको क्या नजर करवाता है। ठीक है, इसके लिए एकदम सिंपल सा फॉर्मेट हम यहां पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सा फॉर्मेट, एंड मैं थोड़ी देर में आपके चैट्स भी पढ़ूंगा तो आप उसके लिए चिंता मत करना। फॉर द टाइमिंग अभी एक बार डिस्कशन पे गौर करते हैं। सो यहां पे आप लिखिए प्लीज फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट में मैंने लिखा है लिमिटेड फॉर्मेट। इसका मतलब मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इस फॉर्मेट को नहीं सिखा रहा, सिर्फ उतना जितने से आपकी इनिशियल क्लासेस में काम आ जाए आपके। ऐसे हम कॉस्ट शीट का जो टॉपिक है ना वो इनिशियल चैप्टर्स में नहीं पढ़ेंगे, हम इनिशियली कुछ और चैप्टर्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, उसके ऊपर अपने आएंगे, और इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि कॉस्ट शीट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ताकि दूसरे चैप्टर्स में जाए तो तकलीफ ना हो। बट कॉस्ट शीट शुरुआत में नहीं पढ़ेंगे अपने, ठीक है। आओ जी, एकदम बेसिक सा एक फॉर्मेट बना लेते हैं। ये हो गया कॉस्ट शीट, एक कॉलम हो गया पर्टिकुलर्स, एक कॉलम हो गया अमाउंट। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। आपने कितने रुपए का मटेरियल कंज्यूम किया ये यहां पे आता है। इसमें हम ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस, इसमें हम ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस, और ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और हम ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सब करने के बाद में जो खर्चा आता है उस खर्चे का टोटल को हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। कुछ लोगों को ये सब आइडिया होगा, कुछ लोगों को नहीं भी होगा, चिंता मत कीजिए, मैं एकदम जीरो लेवल पे एकदम हैंड होल्डिंग अप्रोच से पढ़ा रहा हूं। प्राइम कॉस्ट आएगा, प्राइम कॉस्ट के बाद हम नेक्स्ट ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, नेक्स्ट हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फिर हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एक होता है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, उसको ऐड करने के बाद आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? सो यहां ध्यान दीजिए, हमने अभी तक क्या क्या खर्चे जोड़े।
हमने डायरेक्ट मटेरियल जोड़ा, डायरेक्ट वेजेस जोड़ा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ा, इन सब के एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको। इन सबको मिला करके हम इसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। फिर हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ा। अब ओवरहेड्स क्या होता है वो मैं बताऊं आपको। ओवरहेड्स इज द कलेक्टिव नेम फॉर ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उन सबको कलेक्टिवली एक नाम देते हैं और उसको नाम को बोलते हैं ओवरहेड्स। ठीक है, हिंदी में समझे इसको, ऊपर के खर्चे। सर ऊपर के खर्चे मतलब, यार मेरी सर्विस का एग्जांपल लो ना बार बार। मैं आपको किताब पहुंचा रहा हूं, खर्चा है, हाँ डायरेक्ट भी है। सर दिख रहा है हमको किताब आई है हमारे पास तो खर्चा हो रहा है। शिपमेंट का खर्चा लगा, डायरेक्ट है, आपको पता है सर ऐसे तो पहुंची नहीं। ठीक है, आपने प्रॉपर दिया है कुरियर पार्टनर को, वो कुरियर पार्टनर ने हमको डिलीवर किया है, सो कायदे से पहुंची आपके पास में। सर आप हमको बैठ करके पढ़ा रहे हो, आपके लेक्चर्स हमको मिल रहे हैं, वो भी हमको समझ में आ रहा है, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन एड्यूटर्स से कुछ ना कुछ तो चार्ज करते होंगे, तो उसका भी खर्चा एड्यूटर्स हमसे वसूल रहा है, ये भी नजर आ रहा है। इसके अलावा सर कई तरह के और आप हैंडआउट्स दोगे, आप कोई चीज टेस्ट क्रिएट करोगे, तो उसको क्रिएट करने का, चेकिंग करने का भी खर्चा समझ में आता है, आप हमारी सर्विस पे चार्ज कर रहे हो। इसके बाद जो भी बचते हैं वो सब ऊपर के खर्चे हैं, जैसे कि अपने स्टूडियो का रेंट, स्टूडियो की इलेक्ट्रिसिटी, मेरे स्टाफ की सैलरी। तो ये सारे जो ऊपर के खर्चे हैं इनको भी तो हम वसूलेंगे ना साहब। तो वो वसूलने के लिए उनको नाम क्या दे दिया, ओवरहेड्स। एकदम सिंपल नाम, ओवरहेड्स मतलब ऊपर के खर्चे। तो वो ऊपर के खर्चे हम एक एक करके ऐड कर रहे हैं। हमने फैक्ट्री का ऐड कर दिया, फैक्ट्री का ऐड करने के बाद आया फैक्ट्री का खर्चा, फिर उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा जोड़ा, ऊपर का खर्चा, लेकिन ये प्रोडक्शन से संबंधित है, समहाउ लिंक्ड है, मैं उसका एग्जांपल दूंगा आपको। तो फिर आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या आएगा सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद दो खर्चे हम जोड़ेंगे। एक जोड़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, मैं ओवरहेड को अब सिर्फ OH लिख रहा हूं, ये जनरल कैटेगरी का है, ये जनरल कैटेगरी का है, इसको हम जोड़ेंगे। मेरा पेज चेंज हो गया, इसका मतलब ये नहीं आपको पेज चेंज करना है। एंड इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जैसे ही हमने इन सब चीजों को जोड़ दिया तो अब फाइनली आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम जोड़ेंगे प्रॉफिट। कई लोगों को आइडिया नहीं होता ये प्रॉफिट क्या होता है, इसलिए मैं इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख रहा हूं। ठीक है, इसका भी हम आइडिया क्लियर कर लेंगे। ये पॉसिबली आपने सुना नहीं होगा प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों, तो उसका आइडिया मैं क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करना। तब जाकर के आपका फाइनली आएगा सेल्स या फिर सेलिंग प्राइस। अगर पर यूनिट कर रहे हो तो हम सेलिंग प्राइस कहेंगे, और अगर टोटल में कर रहे हो तो सेल्स कहेंगे। क्लियर, क्या बढ़िया दोस्तों, समझ में आ रहा, मजा आ रहा। बोलो, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, ये कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट हो गया। अब मैं एग्जांपल्स देना शुरू करूंगा आपको कि ये कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़ते हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर में ये एग्जांपल कैसे फिट होते हैं, सारे खर्चे जोड़ देंगे एक एक करके। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं एकदम सिंपल। जस्ट अ मिनट।
एकदम सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान देना प्लीज। मैं यहां एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं एक टी शर्ट, ठीक है। वो टी शर्ट कहां है सर, ये रही टी शर्ट। चलो, ये टी शर्ट पे प्लीज गौर करना। हाँ, दिख रही है आपको ये टी शर्ट? चलो इसको थोड़ा सा यहां पोजीशन करता हूं मैं। ओके, दिस इज अवर एग्जांपल। अब ये टी शर्ट को हमको मैन्युफैक्चर करना है, एक बार के लिए मान लो, ठीक है। ये प्रोडक्ट जारा का है, ठीक है। अब जारा वाला इसको बेच रहा है तो वो कुछ काम कर रहा है, उसके हिसाब से वो अपना प्राइसिंग चार्ज करेगा। हमको इसका सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना है, कैसे निकला? तो वो कैसे होगा, बहुत बेसिक हिसाब किताब करते हैं। इस टी शर्ट को बनाने में सबसे पहले लगा होगा कपड़ा, सीधा हिसाब, कपड़ा तो लगा है सर। तो क्लॉथ जो है वो एग्जाम्पल है ऑफ डायरेक्ट मटीरियल। अब इसमें आप क्लॉथ, थ्रेड्स, ये सब डायरेक्ट मटीरियल में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको बनाने में कोई डाई का खर्चा हुआ है, डाई मतलब कलरिंग वगैरह का खर्चा हुआ है, ठीक है, तो वो आप मटेरियल में ऐड कर सकते हैं अगर वो मटेरियल से एसोसिएटेड है तो, ठीक है। ये हो गया सबसे पहले क्या, सबसे पहले ये हमारे सामने आ गया खर्चा ऑफ कपड़ा, तो ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल। दूसरा, इसको बनाने के लिए टेलर लगा होगा, टेलर या मास्टर हम लोग बोलते हैं अपनी क्या बोलते हैं चालू भाषा में, मास्टर साहब, है ना। तो जो ऐसे हम लोग भी मास्टर होते हैं पर हम लोग वो दर्जी वाले मास्टर नहीं है, ठीक है। तो जो मास्टर है वो इस प्रोडक्ट का डिजाइन सेट करता है, फिर टेलर्स इसको सिलते हैं, स्टिच करते हैं। इसमें जॉब वर्कर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो वो जो भी काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट वेजेस में ऐड हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट जो है हमारी टी शर्ट, इस टी शर्ट को बनाने में अपना लगा कपड़ा और अब लग गया स्टिचिंग का खर्चा, तो वो स्टिचिंग वाला डायरेक्ट वेजेस में आ जाएगा। तीसरा, यहां पे रॉयल्टी का खर्चा लगेगा। सर काय को रॉयल्टी, क्या बात कर रॉयल्टी, हम तो ऐसे ही छापा मार लेंगे। अरे नहीं भाई, आप समझो ये प्रोडक्ट कौन बेच रहा है, जारा बेच रहा है। जारा क्या ऐसे ही छोटा मोटा कोई फुटपाथ पे स्टोर चलाता है? नहीं सर, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सर, बड़ा बड़ा स्टोर्स हैं, बहुत सारी सेल है और बहुत कुछ है। तो ये कायदे कानून से काम करेगा कि नहीं? सर करेगा। तो कायदा ये कहता है कि आपने यहां यूज क्या किया, आपने यहां यूज किया डोनाल्ड डक, ठीक है। कौन कौन डोनाल्ड ट्रंप बुला रहे, हे डोनाल्ड डक, ठीक है। दिस इज डोनाल्ड डक। ये इसका जो कॉपीराइट है, ठीक है, वो ओन कौन करता है? वो ओन करता है डिज्नी, ठीक है। ट्रेडमार्क भी होगा, आपने डोनाल्ड भी यूज किया तो वो ट्रेडमार्क भी है, एंड मच मोर। ये सारे जो भी इसके इनटैंजिबल प्रॉपर्टी है वो किसके पास में है? वो है डिज्नी के पास में। जाहिर सी बात है, जारा अगर इसको मास प्रोडक्शन करना चाहता है तो वो डिज्नी से परमिशन लेगा, और डिज्नी बोलेगा अरे बिंदास यूज करना भाई, बिंदास यूज कर। लेकिन तेरे एक टी शर्ट पे, क्योंकि तूने डोनाल्ड का छापा मारा, मेरे को 50 रुपया मांगता है। कितना रुपया मांगता है? 50। आप कहेंगे क्या चिंदी बनाया, 50 रुपये में क्या होगा? अरे भाई, सिर्फ जारा नहीं बना रहा है ये, जारा के अलावा और भी कितने सारे अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं। सब लोग, कोई मिकी माउस बना रहा है, कोई डोनाल्ड डक बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। हर एक यूनिट पे 50 रुपया लग रहा है। आप सोचो इस बारे में, 50 रुपीज एवरी यूनिट। कहीं से भी खरीद लो। अगर डिज्नी का कोई, अब ये कैसे समझ में आएगा पता है? तुमको तब समझ में आएगा जब तुम्हारे घर में एक छोटा बच्चा होगा और वो जिद कर रहा है मेरे को मिकी माउस वाला टी शर्ट चाहिए, मेरे को मिकी माउस वाला टी शर्ट चाहिए। तो अब आप वो मिकी माउस वाली टी शर्ट, दो ऑप्शन आपके पास में, आप फुटपाथ से ले सकते हो, ठीक है। फुटपाथ में मिल रहा है मिकी माउस वाला, वो सस्ता क्यों पड़ता है पता है? क्योंकि उन लोग का कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं है, इलीगल काम हो रहा है। छापा मार दिया, कौन देखने आ रहा है? सही बात है, छापा मार दिया, कौन देखने आ रहा है? तो उनका कोई रॉयल्टी का खर्चा ही नहीं है। पर बड़े बड़े कंपनीज में जब जारा वारा की बात कर रहे हैं हम, तो यार इनका जो प्रोडक्ट है वो अपने आप महंगा इसलिए हो गया क्योंकि ये अपने प्रोडक्ट पे एक रॉयल्टी दे रहे हैं। किसको? डिज्नी को दे रहे हैं। सिमिलर वे में आपने शार्क टैंक देखा होगा ना, तो उसमें भी इस तरह की बातें होती है कि मैं तेरे को फंड दे रहा हूं लेकिन आई वॉन्ट अ रॉयल्टी ऑन योर प्रोडक्ट। ले बेटा, मतलब सेल में से एक टुकड़ा देना पड़ रहा है। क्या ये डायरेक्ट है? एकदम डायरेक्ट है। जो इसकी समझ रखता है उसको देख के ही समझ में आ गया, अरे यार ये डिज्नी के छापे की वजह से ये 50 रुपए एक्सपेंसिव हो गया।
यू मे नॉट बी एबल टू अकाउंट फॉर दैट, बट पता तो चल रहा है खर्चा है इसमें रॉयल्टी का, तो वो रॉयल्टी अच्छा एक एग्जांपल बनता है, तो वो अपना एग्जांपल आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस पे। इसके बाद आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। सर बड़ी सारी फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट बन रहा है और उस फैक्ट्री के अंदर एक सुपरवाइजर है, उस फैक्ट्री के अंदर एक सुपरवाइजर है। वो सुपरवाइजर जो है वो खुद काम नहीं कर रहा है, वो बैठ करके स्टिचिंग नहीं कर रहा है, पर वो पूरी फैक्ट्री को चला रहा है। कौन सा प्रोडक्ट कब तक तैयार होना चाहिए, कौन ठीक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसका खराब बना क्या नहीं बना, सब देख रहा है भाई, मेहनत कर रहा है वो, फोकटिया नहीं है, सैलरी भी ले रहा है। पर वो क्या डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट पे काम कर रहा है? द आंसर इज नहीं, वो डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहा है, तो ये डायरेक्ट तो खर्चा है नहीं, ये होगा ओवरहेड। ये सुपरवाइजर बैठा कहां है? सर ये फैक्ट्री के अंदर बैठा है, इसीलिए ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि एक तो ये डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है तो ओवरहेड बोलेंगे इसको, और दूसरा ये बैठा कहां है? सर फैक्ट्री के अंदर बैठा है, फैक्ट्री ओवरहेड। बात समझ में आई? क्लियर है यहां तक? हाँ सर ये भी क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अब फैक्ट्री के अंदर एक ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर मान लो स्टेशनरी का खर्चा लग रहा है, मान लो स्टेशनरी का खर्चा लग रहा है। ये ऑफिस है कहां? ये ऑफिस फैक्ट्री के अंदर ही एस्टैब्लिश्ड है। अब स्टेशनरी का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, ऐसे तो ऑफिस के खर्चे कहां जाने चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन में, पर ये एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ऑफिस बैठाया कहां गया है? इज इट इन द हेडक्वार्टर्स? नो। इज इट इन द कॉर्पोरेट ऑफिस? नो। कहां है ये फैक्ट्री के अंदर ही है। ये लोग फैक्ट्री के अंदर बैठ करके खूब सारी लेबल्स प्रिंट कर रहे हैं, बॉक्सेस वॉक्सेस जो हैं ये सब चीज रेडी कर रहे हैं। तो यहां पे बैठे स्टाफ, यहां पे बैठे अकाउंटेंट्स, उनका पैसा कहां जुड़ेगा? ये भी प्रोडक्शन के खर्चे में ही जुड़ेगा। These guys are working to facilitate प्रोडक्शन। हाँ ये सुपरवाइजर जैसा काम नहीं कर रहे, तो हम इसको डायरेक्टली फैक्ट्री के नाम पे नहीं बोल सकते। ये कर तो एडमिनिस्ट्रेटिव ही काम रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन से लिंक्ड है, प्रोडक्शन के लिए है, इसीलिए इस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में हम डाल देंगे एनी कॉस्ट इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन बट डन एट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। तो ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल में आएगा आपके हेड ऑफिस में बैठे हुए सारे आपके एम्प्लॉइज का कॉस्ट। सर वो भी वसूलेंगे ना हम यहां पे? एकदम वसूलेंगे। आपके जो बोर्ड मेंबर्स हैं या आपके जो मैनेजर्स हैं, उन सब की जो पगार है वो यार प्रोडक्ट पे ही तो चार्ज करेंगे हम। प्रोडक्ट पे नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? हम जो बेचते हैं उसी पे चार्ज करेंगे। मेरे केस में अगर हम बात करें तो मेरा जो स्टाफ बैठा है, जो मेरे लिए काम कर रहा है, जाहिर सी बात है उनका भी सैलरी कौन देगा यार? आप लोग दोगे, मैं थोड़ी ना दूंगा। मैं कहां से लाऊं पैसे? मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूं, ये जो प्रोडक्ट आपको सर्व कर रहा हूं, उसी में से निकलेगा। जारा भी यही सोचता है, जारा भी यही बोलता है इतने सारे जो एम्प्लॉय हैं ये लोग बैठ करके यहाँ पे अकाउंटिंग का काम कर रहा होगा ऑफिस में बैठ करके, लेकिन इसका भी पैसा हम प्रोडक्ट पे चार्ज करेंगे। कैसे चार्ज करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा मैं। तरीका है हर चीज चार्ज करने का, पर करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसमें आते हैं आपके सेल्स स्टाफ। इसमें आते हैं वो हेलो सर, हेलो मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू, यस वो वाले सेल्स स्टाफ जो आपके पीछे पड़ जाते हैं ना, और आप ट्राई करते हैं कि यार ये चिपक क्यों गया, ये साइड हो जाए मेरे से, है ना। हम तो ऐसे ही देखने आए, कुछ पसंद आएगा तो लेगा, पर ये तो चेप देगा मेरे को कुछ। तो आप उसको जिसको भगाने में लगे हैं ना, उसकी भी सैलरी आपके प्रोडक्ट पे चार्ज हो रही है। तो आप देख लो सारे एग्जांपल्स बैठ गए यहां पे, आपके सारे एग्जांपल्स यहां पे बैठ गए कि हाँ जी सर हमने लगभग सारे ही खर्चे जोड़ दिए। कपड़ा लगा था जोड़ दिया, स्टिचिंग का खर्चा लगा जोड़ दिया, डिज्नी को जो पैसे पहुंचाए रॉयल्टी का जोड़ दिया, फैक्ट्री सुपरवाइजर को जोड़ दिया। सॉरी, फैक्ट्री में सिर्फ सुपरवाइजर को नहीं जोड़ेंगे, और भी चीजों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो उन सब चीजों को भी यहां पे ऐड अप कर दिया। इसके अलावा अपने यहां पे ऑफिस के खर्चों को जोड़ दिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ दिया। सब को जोड़ने के बाद हमारा आया कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें हम जो प्रॉफिट पाते हैं उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों कहते हैं, उसका भी रीजन है।
क्योंकि इसमें नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को आपने कवर नहीं किया है, जैसे कि आपका बैड डेट होना, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब जो है ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है, इनका ऑपरेशन से लेना देना नहीं है, ये फाइनेंशियल आइटम्स है। इसीलिए यहां तक के प्रॉफिट को हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इज इट माई फाइनल प्रॉफिट? द आंसर इज नो। इसमें कई ऐसे आइटम्स और फर्दर डिडक्ट या ऐड हो सकते हैं जिनका कॉस्ट की दुनिया से ताल्लुकात नहीं है, तो वो सब चीजें भी फर्दर इसमें से डिडक्ट होती हैं टू एसर्टेन द फाइनल प्रॉफिट, और उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये था आपके लिए एकदम सटल तरीके में कॉस्ट शीट का कॉन्सेप्ट। अब बात ये उठती है कि सर आज की क्लास में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाना इतना जरूरी क्यों था? इसलिए जरूरी था क्योंकि ये चैप्टर आपको कितने सारे चैप्टर्स का लिंक करता है वो हम नोट कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूं, इतने चैप्टर से लिंक करेगा ना कि आपको मजा आ जाएगा। लिखो आप, कॉस्ट शीट इज linked to the following chapters. Cost sheet is linked to the following chapters. पहला चैप्टर है मटेरियल। याद रखना कॉस्ट शीट अपने आप में एक चैप्टर है, फिर मटेरियल भी एक चैप्टर है, उससे भी ये लिंक्ड है। दूसरा चैप्टर है एम्प्लॉय कॉस्ट, जिसको हम प्यार से ऑल्सो नोन एज लेबर। एम्प्लॉय कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज लेबर। So we have got material cost and we have got employee cost also known as labor. इसके अलावा एक और छोटा चैप्टर है, हालांकि हम उसको एक अलग चैप्टर की दृष्टि से देखते नहीं है, वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये भी एक चैप्टर बन सकता है, हालांकि इसमें इतनी इज्जत देनी नहीं पड़ती इसको। एक चैप्टर है ओवरहेड्स, जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मस्त चैप्टर है, इसके ऊपर में भी डिस्कशन होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में भी इसको कवर किया जाएगा। इट इज कनेक्टेड टू दैट। एंड फिर फाइनली पांचवा चैप्टर है जिससे भी ये कनेक्टेड है, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स। देयर इज वन मोर चैप्टर जिससे ये कनेक्टेड है, और वो चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स। बहुत खूब। तो ये इतने चैप्टर से ये कनेक्टेड कैसे हो जाता है सर? देख लो, आप नाम पढ़ लो ना यार, कॉस्ट शीट में एक एक करके इन सबके नाम मेंशन्ड है। क्या कॉस्ट शीट में मटेरियल बोल करके एक एंट्री करी थी? हाँ सर, डायरेक्ट मटेरियल एंट्री करी थी, डायरेक्ट लेबर भी किया था, डायरेक्ट एक्सपेंस भी किया था, ओवरहेड्स भी किया था, है ना? तो ये चार चीज तो डायरेक्टली कनेक्ट हो ही गई। ये लास्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स कहां से आता है? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स के अंदर एक हिस्सा होता है जो ये ट्राई करता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग की दुनिया में जो आपने प्रॉफिट दिखाया है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से जो आप प्रॉफिट दिखाओगे, इन दोनों के फर्क को एक्सप्लेन करता है। अब आई अंडरस्टैंड, इस तरह का काम आपने पहले किया है, आपने बीआरएस बनाया है। बीआरएस में क्या होता है? कैश बुक का बैलेंस और पासबुक के बैलेंस को क्या करते हैं? मैच, है ना? क्यों फर्क आ रहा है आप एक्सप्लेन करते हैं उसको। सिमिलरली यहां पे भी एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनता है जो कि ये चीज एस्टैब्लिश कराएगा आपसे कि भैया कॉस्ट में जो तुम्हारा कॉस्ट शीट में प्रॉफिट आ रहा है, ये तुम्हारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट से डिफरेंट क्यों दिख रहा है, क्या कारण है, एक्सप्लेन करो। तो हम करेंगे भैया एक्सप्लेन। तो ये सारे चैप्टर्स कनेक्टेड है विद द बेसिक आइडिया ऑफ कॉस्ट शीट। एंड डोंट वरी, जितना आपने यहां कॉस्ट शीट सीख लिया आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, इससे आपके इन सारे चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन का काम हो गया। सर इससे ज्यादा सीखना ही नहीं है, सवाल भी नहीं बनाना, नहीं बनाना, सिर्फ आइडिया के लिए मैंने बताया कि कॉस्ट शीट क्या होता है। इसको नेक्स्ट क्लास में आकर के वापस वार्म अप के टाइम पे मैं वापस डिस्कस करूंगा, बट इन द नेक्स्ट क्लास विल फोकस ऑन अनदर बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे आज हमने कॉस्ट शीट का पहला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, एंड इसी तरह से 4-5 बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस होंगी जो कि आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की फर्स्ट क्लास के लिए एक बेस सेट कर देगी। आई एम श्योर आपको मजा आया होगा आज पढ़ने में। अपने इसी तरह से मिलेंगे वापस परसों फॉर अनदर सेशन।
इसी तरह से मन लगा के पढ़ेंगे एंड कॉस्ट अकाउंटिंग की अपनी इस पूरी जर्नी में फुल ऑन मस्ती करेंगे. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए.